जहाँ पे आपकी ज़िंदगी में संगीत आया, वो कौन सा समय था? एक दौर तो यही हो गया कि एक ऐसा मंच था जिस पे आप भी खड़े थे और मैं भी खड़ा था। बचपन में आप कैसे बच्चे थे? तो उस वक्त में क्या, मेरे जो दादाजी हैं वो मैजिशियन रह चुके हैं। देखो, बहुत बड़ी बात है कि म्यूजिक भी एम से शुरू होता और मैजिक भी एम से शुरू होता। यानी वो दुनिया देख के मैंने सोचा, यार मेरे को तो ये करना है, ये क्या कर रहा हूँ। मैंने कहा दादाजी मुझे ये करना है, ये कहाँ सिखाएंगे, कहाँ सीखा जाता है। फिर उनके ही दिल में आया कि यार बेटा आप रोज आते हो, क्या सीखना चाहते हो। तो गाना मुझे पहला दिया गया, अंग लग जा बालमा। ऐसे मेरी जर्नी वहाँ से म्यूजिकली शुरू हुई। इनके पास आप सीखने जा रहे थे, उनका क्या कोई ग्रुप था? सब पहचानने लगे कि अच्छा ये छोटा बच्चा है, इसका नाम बंटी है। वंदे मातरम गाना आया था A.R. रहमान साहब का, वो मैंने पहली बार उदयपुर में डिट्टो गाने की पूरी कोशिश की। A.R. रहमान साहब का गाना जो उन्होंने गाया बड़ा हिट हुआ, मेरे को भी उसी नाम से उदयपुर में जाना गया, बंटी वंदे मातरम। तो अपना जो संघर्ष वाला जीवन है वहीं से शुरू हो चुका था। आज तो म्यूजिक डायरेक्टर की उपाधि मिली है। बिल्कुल। तो बांसवाड़ा की ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं बचा जहाँ मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। पहला कौन सा ग्रुप था जिससे आप जुड़े? क्योंकि कला को जब रास्ता मिलता है तो अवसर भी बहुत सारे मिलते हैं। मेरा आइडल सोनू निगम जी हैं और रहेंगे ताउम्र तक। ये जो सफर आपने शुरू किया ऑर्केस्ट्रा का, 2001 में मैं कूच कर गया, यहाँ से इंडिया छोड़ गया। वो 10 साल का रियाज आज राज कर रहा। मेला दिलों का आता है एक बार, आके चला जाता है। नमस्कार, स्वागत है आपका बीबीसी राजस्थान के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शख्सियत। मैं हूं आपके साथ हेमंत पाठक राही। जैसा कि हम अपने इस कार्यक्रम में अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए उन लोगों से बातचीत करते हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ ऐसा हासिल किया है जो लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा है, और उनसे सीखकर आज की युवा पीढ़ी भी उस मार्ग पर, उस संघर्ष के रास्ते पर चल सकती है। तो आज एक ऐसे ही मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में हैं जिन्होंने संगीत की दुनिया में अपना एक अलग ही मुकाम बनाया है। शुरुआत 9 साल की उम्र से की। गलियों में खेलते कूदते और मस्ती करते हुए उन्होंने जो संगीत की शिक्षा पाई शौक में, और उसके बाद उन्होंने उसे अपनी साधना बना लिया। और जब साधना संघर्ष के साथ मिलकर निखरती है तो जीवन में कई अहम पड़ाव सामने आते हैं और सफलता की कहानी बनती है। ऐसी ही एक शख्सियत हमारे साथ हैं जिनका नाम है शाहनवाज खान, जिन्हें बंटी के नाम से जाना जाता है और उसी नाम से पूरा देश उनसे प्यार करता है। जो वॉइस ऑफ राजस्थान रहे, जो सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले एक्स फैक्टर में टॉप 4 में पहुंचे, उनकी टीम दीवाना आज पूरी दुनिया में शो करती है और श्रोताओं को अपना दीवाना बनाती है। तो मिलते हैं आज हम शाहनवाज खान साहब से और बात करेंगे उनके ज़िंदगी के सफ़र के बारे में और सीखेंगे उनके संघर्ष की कहानी से कुछ ऐसे सबक जो आज की युवा पीढ़ी के काम आ सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे गेस्ट से। तो आज हमारे साथ में, हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं शाहनवाज जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। बिल्कुल सर, थैंक यू। तो शाहनवाज जी, बांसवाड़ा से तो आपका पुराना रिश्ता रहा है जी, और मुझे जहाँ तक याद है बचपन और आपकी जवानी यहाँ गुजरी है। हाँ, यहाँ की गलियों में बहुत लंबा समय यहाँ निकाला है। हाँ, और इतने लंबे समय बाद आप फिर बांसवाड़ा आए हैं। बिल्कुल। तो इस पूरे दौर के बीच में हम जानना चाहेंगे कि जो आपने शुरुआत की, जहाँ पे आपके ज़िंदगी में संगीत आया, वो कौन सा समय था और कैसे संगीत को आपने अपने जीवन में अपनाया? एक तो अगर बात दौर की जाए, तो दौर में एक दौर तो यही हो गया कि एक ऐसा मंच था जिस पे आप भी खड़े थे और मैं भी खड़ा था। तो आपको भी शौक रहा है कि म्यूज़िक लाइन से जुड़े थे आप, और मैं तब से ही गाना गाता था, कीबोर्ड बजाता था, म्यूज़िकली मैं जुड़ा हुआ। तो एक फ़र्क दौर की अगर बात की जाए तो तब से अब तक मैं ये देख के बड़ी खुशी हो रही है कि आज मंच अलग है लेकिन बातें वही होने वाली है। ये कितनी अच्छी बात है। तो म्यूज़िक फील्ड में मतलब मेरे 9 साल के उसमें मेरी कैरियर शुरू हुआ था, शायद 93 की बात है, और आपका भी वही वक्त होगा। तो मैंने अपना म्यूज़िक फील्ड चुना और शायद आपने जर्नलिस्ट का चुना। ये दौर की बात तो ये हो गई जी। और क्या। तो बचपन में आप कैसे बच्चे थे, कितनी मस्तियाँ करते थे? बिल्कुल। फिर संगीत जब आपके जीवन में आया तो कैसे बदलाव हुआ? आपने संगीत कहाँ से सीखा? मैं बचपन में थोड़ा औरों से अलग था, और वो कहते हैं जो थोड़ा अलग जो चलता है शायद ज़माने में आगे भी वही बढ़ता है, कुछ अपनी बात पैदा करता है
या करने की ठान लेता है। बचपन में सारे बच्चे जब खेलने जाते थे मोहल्ले के तो कहते थे अरे बंटी आना चलते हैं, गुल्ली डंडा चलता था। क्रिकेट बहुत बाद में लोगों को पता चला कि यार क्रिकेट लोग देख रहे हैं, सिर्फ हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट देखने के लिए टीवी ऑन होती थी, भाई क्रिकेट का इतना शौक नहीं था। तो कहते चलो पतंग उड़ाएंगे, गिल्ली डंडा खेलेंगे। तो मैं कहता ठीक है आप लोग चलो। एक दो बार गया भी पर मेरा मन नहीं लगा, पता नहीं मेरा मन कहीं और लग रहा था, मुझे भी नहीं पता मैं म्यूजिकली कहीं अटैच होने वाला हूँ। तो उस वक्त में क्या मेरे जो दादाजी हैं वो मैजिशियन रह चुके हैं। अच्छा। मैजिक प्रिंस शमीम दुर्रानी साहब। अच्छा। एक उदयपुर का जो बिल्कुल जाना माना नाम है कि अगर उदयपुर में कोई बड़ा मैजिशियन आता है तो पहले उनकी इजाज़त होती थी कि क्या इजाज़त है, तो वो उनको इजाज़त देते थे कि हाँ ठीक है आप मंगल जादू आया तो मंगल जादू को इजाज़त कौन देंगे, शमीम दुर्रानी साहब देंगे। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू अच्छा दिखता है, बचपन में एकदम गोरा स्मार्ट सा बच्चा लगता था मैं, और बिल्ली आंखें मेरी आज भी हैं। तो कहते थे यार मेरा शो चलता है लेक पैलेस, तो उनका जादू का वो शो चलता था, तो वो कहते थे अगर तू मेरे साथ आएगा और परफॉर्म करेगा तो जो ऑडियंस में अंग्रेजी में ज़्यादा आते हैं फॉरेनर्स, वो सोचेंगे यार एक फॉरेनर भी इनके बीच में। तो मैं कहता अब छोटा ही था, 9 साल की उम्र है, मैं कहा ठीक है दादाजी पर मुझे तो जादू दिखाना नहीं आता। तो उन्होंने बोला कि जादू सामने वालों के लिए, पीछे वालों के लिए कोई जादू नहीं होता। मैंने कहा वो कैसे कि तू आएगा तो सब समझ जाएगा। मैं गया, शुरुआत हुई, रोज़ वहाँ जेठी पे जाते हैं, नाव में बैठते हैं, अंदर जाते तो एक नया सफ़र स्कूल लाइफ में ही शुरू होने लगा। तो मेरा रुझान बढ़ने लगा, तो वो शायद खेल कूद मेरे को समझ नहीं आने लगे कि यार यहाँ वक्त ख़राब करना है, मैं वो जादू सीखूंगा। जादू सीखूंगा तो दादा के कल को बड़ा होके काम आ पाऊंगा। बिल्कुल। दादा का कभी अगर हाथ पाँव ना चले तो वो उस बीड़े को मैं आगे ले जाऊंगा। दादा ने अच्छा सोच के मुझे प्रेरित करके मैजिशियन लाइन में डाला। मैं 5 से 7 दिन में सारी चीज़ें समझ भी गया था कि जादू कैसे होता है। देखो बहुत बड़ी बात है कि म्यूज़िक भी एम से शुरू होता और मैजिक भी एम से शुरू होता। मुझे नहीं पता था मैजिक म्यूज़िक के लिए होने वाला है। बिल्कुल। गया मैजिक करने था, तो दादाजी ने कहा शुरुआत में अभी क्या है कि तुम सीख रहे हो बेटा, बहुत छोटे हो, आप डांस करो या आपके ऊपर कोई जादू दिखाया जाएगा, आपको गायब कर दिया जाएगा, आपके पीसेस कर दिए जाएंगे, फिर आपको जोड़ दिया जाएगा, या कोई कलर चेंजिंग फ्लावर्स होते थे पीला लाल, तो वो गेस्ट को जाके आप दिखाओगे अभी कौन सा कलर है, फिर वो अंकल कहेंगे येलो है, ओके वापस आए रेड हो गया, अब कौन सा है। तो जादू सीखने में मेरा साल भर गया, सीख चुका था 9 साल की उम्र में। लेकिन अब जब साल का एंड होता तो क्या था 31st, यानी एक नया साल लगने वाला होता और एक शो की हर जगह डिमांड होती कि यार कहीं म्यूजिकली कुछ होगा। हम हमारा जादू दिखा रहे थे 31st का दिन, और एक तरफ से संगीत की आवाज़ आती है दूर कहीं उसी होटल में, वहाँ इंग्लिश बैंड बज रहा है जो बाहर से परफॉर्म करने आया उदयपुर में, और उसको कोई बड़े किसी क्लाइंट ने हायर करके वहाँ परफॉर्मेंस के लिए बुलाया। तो मैंने बोला दादाजी वो उधर कुछ आवाज़ आ रही है, क्या मैं देखने जा सकता हूँ? उनको भी नहीं पता था यार भेजना गलत हो जाएगा, उनको तो पता मेरा बच्चा है मेरे पास ही सीख रहा है। बस मैं उसको देखने गया और पहली बार मैंने लाइफ में देखा इतना बड़ा कोई ढोल कुछ पड़े हैं, एक बंदा स्टिक से उसको बजाता है, इतना बड़ा हारमोनियम की जगह इतना बड़ा मैंने कीबोर्ड देखा वो बजाता है, गिटार ओरिजिनल। यानी वो दुनिया देख के मैंने सोचा यार मेरे को तो ये करना है, ये क्या कर रहा हूँ मैं। वो दिन अचानक से मैं चेंज हुआ, मेरा माइंड वॉश हो गया। मैंने दादाजी को बोला 1 मिनट आप मेरे साथ चलो, हाथ पकड़ा कि क्या हुआ। मैंने कहा आप 1 मिनट चलो मेरे साथ, इसको क्या कहते हैं, क्योंकि नाम भी नहीं पता है, देखा नहीं है, टीवी ढंग से घर पे हुआ नहीं करते थे, तो देखते क्या पहले आपको पता है साप्ताहिक प्रोग्राम आते थे, झोली वाला बाबा, और रामायण आती थी। रामायण भी हम बचपन में बैठ के ऐसे देखते थे कोई मूवी चल रही है। हाँ, तो रामायण के सारे वो सब याद है हमको। अब दादाजी ने बोला इसको तो म्यूज़िक कुछ कहते हैं यार, ये सब बजाने वाले होते हैं, इसका कुछ नाम है मुझे आता नहीं है। फिर उन्होंने किसी से पूछा तो पता चला इसका नाम है ऑर्केस्ट्रा। तब म्यूज़िक बैंड नहीं कहते थे, उसकी लाइन में म्यूज़िक में किसी बैंड ग्रुप को पहले ऑर्केस्ट्रा कहा जाता। तो मैंने कहा अच्छा ऑर्केस्ट्रा, ये भी कोई नाम है, चलो मालूमात नहीं थी। 3rd क्लास में मैं पढ़ता था उस वक्त में। बिल्कुल। मैंने कहा दादाजी मुझे ये करना है, ये कहाँ सिखाएंगे, कहाँ सीखा जाता है। तो उन्होंने बोला ये तो सब फॉरेनर्स है और ये तो बाहर से आए हैं, अपन इनसे अपनी हैसियत भी नहीं यार बेटा, अपन इनसे कहाँ सीखने जाएंगे।
मैंने कहा ठीक है चलो। फिर कुछ दिन फिर उसी लाइन में वापस चले गए। मेरे पिताजी इलेक्ट्रॉनिक्स में थे, तो टीवी, वीसीआर, उस टाइम पे क्या है क्रेज था, बसों के अंदर वीडियो कोचों में वीडियो चलते थे, तो खराब होते थे तो मेरे पापा के पास रिपेयर के लिए आते थे। तो एक अंकल का कीबोर्ड खराब हो गया। अच्छा। वो ऑर्केस्ट्रा चलाते थे। हाँ। वो ठीक होने आया है, तो शॉप पे मैं देखता हूँ कीबोर्ड पड़ा, यार जो वहाँ देखा था वैसे ही है। पड़ा है। मैंने पापा को कहा, पापा ये क्या है? ये बाजा वाजा बताते हैं, कुछ धुन निकलती है इसमें। मैं कहा मुझे सीखना है। किसका है? कि एक अंकल का है। तो आप उनसे बात करो ना, मुझे सिखाए। अच्छा ठीक है, वो आएंगे तो बात करेंगे। तब तक मेरे पिताजी को भी नहीं पता है कि मैं म्यूजिकली कुछ करूँगा या कुछ रुझान अंदर, ऐसी वाइब्स आ रही है। ठीक है, अंकल आते हैं। पापा ने बोला यार एक रिक्वेस्ट है, कीबोर्ड तो मैं सही कर दूंगा, बाजा बाजा बोलते हैं, कीबोर्ड तो पता ही नहीं है। तो इसका पेमेंट भी मुझे नहीं चाहिए। मेरा बच्चा है, ये गाने का शौक रख रहा है या बजाने का, ये पता नहीं मुझे ये क्या चाहता है, इसको ज़रा आप सुन लो या जो भी है, सिखा दोगे क्या? तो उन्होंने कहा यार तो बहुत छोटा है अभी। कितनी एज है? मैंने कहा 9 साल। ठीक है, शाम को मेरे रूम पे आओ। बुला लिया। वहाँ जाके देखा तो वही सब साजो सामान लगे हैं, प्रैक्टिस चल रही है। मुझे बाहर बैठने का मौका मिला। यार आज तो सुन के आनंद आ गया कि यार वह सपना पूरा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि यही सोचा था और ये करना है। सब भैया लोग थे, उम्र में बड़े थे, प्रैक्टिस करते। मैं बाहर बैठा रहता, क्योंकि सुन के भी बहुत कुछ सीखता है इंसान। मैंने 6 महीने वहाँ जाने लगा, कभी ये नहीं बोला मुझे माइक दो या मुझे बजाने दो। फिर उनके ही दिल में आया कि यार बेटा आप रोज़ आते हो, क्या सीखना चाहते हो? मैंने कहा कुछ भी, म्यूज़िक में कुछ भी चलेगा, कुछ भी। मैं कहा वो भी बजा लूँ, ये भी बजा दूँ, कोंगो भी बजा लूँ। नहीं एक चीज़ बताओ। मैं कहा एक चीज़ तो मुझे भी नहीं पता, मैं करूँगा क्या? एक काम करो, आप गाना गाओ पहले। गाना गाओ। तो छोटी उम्र में उस टाइम पे मूवी आई थी हम आपके हैं कौन, इस टाइप की मूवी, पारिवारिक। दीदी तेरा देवर दीवाना, मेरे रंग में रंगने वाली, वो गाने उन्होंने मुझे गवाए। बच्चे वाली आवाज़ थी, तो बिल्कुल लड़कियों वाली मेरी जो वॉइस का स्ट्रक्चर था, एकदम जैसे कोई बच्ची गा रही है, लड़की गा रही है। तो मुझे गाने मिलने लगे लड़कियों वाले। तो गाना मुझे पहला दिया गया अंग लग जा बालमा। अच्छा। मेरा नाम जोकर का है, प्यारा सा गीत है। तो उन्होंने कहा ये गाओ। मैंने कहा अरे यार ये तो लड़की का गया, मैं नहीं जानता लता मंगेशकर कौन है, मुझे तो बस म्यूज़िक सुनना था। तो पहला गाना मैंने सुन के जैसे तैसे तैयार किया, वो गाया। ऐसे मेरी जर्नी वहाँ से म्यूज़िकली शुरू हुई और वो मैजिशियन वाली लाइन पीछे छूटती गई। दादाजी मुझे खींच के लाते रहे, अरे बेटा मत जा। मैं कहता रहा वहाँ नहीं आऊँगा, मैं स्लैक पैलेस नहीं आना है, शाम को तो प्रैक्टिस होगी, मुझे वहाँ जाना है। तो मेरी म्यूज़िक में वहाँ से एंट्रेंस हुई है। पर पापा का फील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स निकला, शायद इसीलिए निकला कि एक दिन आएगा वो बाजा ठीक होने आएगा और मेरा वहाँ से करियर की शुरुआत और जो है बड़ा हो जाएगा। अगर वो मैजिशियन होते तो शायद वो भी मुझे रोक रहे होते, बेटा ये अपन नहीं करेंगे। तो वो जिनके पास आप सीखने जा रहे थे, उनका क्या कोई ग्रुप था या सिखाते ही थे वो? उनका लोकेश शर्मा जी नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं है। उदयपुर की ट्रेजरी ऑफिस में बाबू की उनकी नौकरी हुआ करती थी। अच्छा। तो शोकियाना एक ग्रुप चलाते थे। तो ऐसे करके वो सबके घरों में शो करके एक लाइन मिली, सब पहचानने लगे कि अच्छा ये छोटा बच्चा है, इसका नाम बंटी है, ठीक है यार अच्छा गाता है। तो बचपन की वजह से मुझे इसका फ़ायदा उठाने का पूरा मौका मिला कि मुझे अच्छे अच्छे घरों में जाके अपनी परफॉर्मेंस देने का मौका मिला। बड़े बड़े नेता लोग मुझे अपने साथ ले जाते। फिर एक वंदे मातरम गाना आया था AR रहमान साहब का, वो मैंने पहली बार उदयपुर में डिट्टो गाने की पूरी कोशिश की। तो तब अटल बिहारी वाजपेयी साहब पद पे थे, प्रधानमंत्री साहब। तो उदयपुर के कुछ जो बड़े बड़े अच्छे नामी गिरामी नेता हुए हैं, उसमें एक युधिष्ठिर अंकल कुमाऊत भैया का नाम मैं जानता हूँ, वो मुझे स्पेशल मतलब वहाँ तक लेके गए कि हमारे यहाँ से बच्चा साथ चलेगा। तो मेरे पापा ने बोला सर ये आके क्या करेगा, हम तो हमारे काम से जा रहे हैं, पर वहाँ जब इसका एक गाना हो जाएगा तो उदयपुर वालों की बात रह जाएगी। मैंने कहा अच्छा ऐसा भी होता है यार, ठीक है। वो अपने साथ मुझे ले गए, एक गाना उनके घर पे मैं गा के आया। AR रहमान साहब का गाना जो उन्होंने गाया बड़ा हिट हुआ जी। मेरे को भी उसी नाम से उदयपुर में जाना गया कि वंदे मातरम बंटी, बंटी वंदे मातरम। हाँ, क्योंकि हमने बांसवाड़ा में भी सुना। बिल्कुल एग्जैक्ट, मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी में बांसवाड़ा का जिक्र करने वाला हूँ। तो वंदे मातरम से वो हिट हुआ और फिर एक बार मौका मिला मुझे, जैसे जब मैं शोज करने लग गया था और कमाने भी लग गए थे, आजीविका का साधन भी यही बन गया। छोटी उम्र थी, पिताजी का काम इतना चलता नहीं चलता, तो मालूम था यार घर तो चलाना ही होता है, छोटी बहन को पढ़ाना भी है, शादी भी करनी पड़ेगी। तो अपना जो संघर्ष वाला जीवन है वहीं से शुरू हो चुका था। वो करते करते बांसवाड़ा में
कुछ ऑर्गेनाइजर थे, उनको पता चला यार बंदा है उदयपुर का, अच्छा गाता है, कीबोर्ड अच्छा बजाता है। तो हाँ, वो वाली मेरी पद्धति तब काम है जब सब ने बचपन में बोला कि यार आप एक चीज़ सीखो, और मैंने कहा था नहीं नहीं मुझे सब सीखना है। तो मेरे जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो पता चला मैंने अच्छा ही हुआ सब थोड़ा थोड़ा सीखा है, तो आज मेरे काम आता है। हाँ, तो बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट बजा लेते हो आप। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि मैं सबका नॉलेज थोड़ा थोड़ा होने की वजह से आज तो म्यूजिक डायरेक्टर की उपाधि मिली है। बिल्कुल। क्यों किसी बच्चे का अंदर का पूरा एक गाना सुन के निचोड़ निकाल लेता है यार ये कितना आगे जाएगा, तो वो अब मेरे में कुव्वत आने लगी है, बड़ा बोलनी, लेकिन हाँ अब ऐसे ही रखे मालिक मुझे। ना ना, तो बांसवाड़ा जो मेरा सफर शुरू हुआ तो वो ये वंदे मातरम की वजह से मेरी एंट्री हुई जी। तो बांसवाड़ा की ऐसी कोई गली मोहल्ला नहीं बचा जहाँ मैंने परफॉर्मेंस नहीं दिया। हर जगह। उसका कारण एक ही था, आया एक बार ही था, ये नहीं सोचा था यहीं रह जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जनता, यहाँ के आर्टिस्ट, यहाँ के जितने लोग हैं उन्होंने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, मान दिया कि घर घर ले जाके मैं आता एक दिन के लिए और 4-4 दिन दावत चल रही है। तो ऑर्केस्ट्रा वाला जो आपका सफ़र रहा जी, तो पहला कौन सा ग्रुप था जिससे आप जुड़े, और पहला कौन सा गाना था जो आपने गाया मंच पे? बांसवाड़ा में एक वीटीएम करके ग्रुप चलता था, विजय त्रिवेदी जी चलाते थे। हाँ। उनके ग्रुप में मैं आने लगा। आप यकीन ना माने, मेरे को 500 रुपये मिलते थे। 500 रुपये में मैं यहाँ आने लगा। क्यों? उदयपुर में 300 मिलते थे बराबर। तो मुझे लगा बांसवाड़ा जाएंगे 200 बढ़ के मिल रहे हैं, वो दिन अपना सवर जाएगा। आज वाकई वक्त इतना चेंज हो गया कि 700 रुपये मजदूर ले जाता है। सही बात है। पर उस वक्त में वो कलाकार 500 यहाँ आके कमा रहा है, जो 200 तो किराया हो जाएगा। पर नए लोगों से जुड़ने की एक आगे बढ़ने का रास्ता मिलता है, क्योंकि कला को जब रास्ता मिलता है तो अवसर भी बहुत सारे मिलते हैं। क्योंकि कला जब लोगों के बीच में जाती है तो नए अवसर बनाती रहती है। बिल्कुल। तो पहला कौन सा गाना था जो आपने गाया? बांसवाड़ा। हाँ, बांसवाड़ा जब आए तो मैंने बताया जैसा कि वंदे मातरम तो फिक्स था। फिर क्या होता था कि उस टाइम पे एक मूवी आई थी मेला मूवी, तो उसके गाने थे मेला दिलों का आता है, हो जाए दो लाइन। तो हाँ बिल्कुल, मेरे आइडल सोनू निगम जी हैं और रहेंगे ताउम्र तक, उन्हीं का गाया हुआ ये मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है, आते हैं मुसाफिर जाते हैं मुसाफिर, जाना ही है सबको क्यों आते हैं मुसाफिर, मेला दिलों का आता है एक बार आके चला जाता है। आवाज़, रियाज और ये तरन्नुम आपने सुन लिया तो अब आपको पता चल गया कौन है बंटी भाई। तो ये जो सफ़र आपने शुरू किया ऑर्केस्ट्रा का, और फिर लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्रेम दिया, फिर आपका ग्रुप कैसे बना दीवाना, और फिर आप एक्स फैक्टर तक कैसे? ये सर, तो ये तो बहुत बात की बात है, ये 2011 की बात है। लेकिन 2011 से पहले मेरा स्ट्रगल अभी तो बहुत बाकी था शुरू होना। जैसा कि मैंने बताया कि बहन की शादी, घर बनाना, खुद की शादी, उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए थे। 2001 में मैं कूच कर गया यहाँ से, इंडिया छोड़ दिया। अच्छा, क्या बात। 2001 में ओमान चला गया। ओमान चले गए? ओमान गया और वहाँ विदेशी लोगों में अपने लोगों का टेस्ट, यानी कहने को विदेश है पर रहते अपने लोग हैं, जो वहाँ की चीज़ों को चला रहे हैं। चाहे वो एक टैक्सी ड्राइवर क्यों नहीं है, चाहे वो एक ट्रक ड्राइवर क्यों नहीं है, किसी कंपनी का वर्कर क्यों नहीं है। मैंने देखा यार सब इंडियंस हैं, ये तो अपनी भाषा वाले लोग हैं यार। तो यहाँ तो जैसा सुनते थे इंग्लिश आनी ज़रूरी है, अरबी आनी ज़रूरी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप हिंदी में बात करो। वो वहाँ का लोकल भी अब तो हिंदी को तवज्जो दे रहा है। अच्छा। कितनी खुशी की बात है। 2001 में वहाँ से फिर विदेशी जर्नी शुरू हुई 2010 तक। अच्छा, 10 साल विदेश में रहे। बहुत लंबा अरसा मैंने वहाँ काटा। उसका फ़ायदा बताता हूँ। यहाँ एक शो होता है, 4-5 दिन कोई शो नहीं होता, या हो सकता महीने भर नहीं होता, रोज़ रियाज नहीं होता है। क्यों? कभी किसी की बर्थडे पार्टी है, किसी की शादी है, कोई मौत मरण हो गया, वहाँ जाना। यानी इंडिया में इतने सारे ओकेशंस आते हैं कि आदमी बिजी इतना रहता है कि उसको रियाज कब करेगा। विदेश जाने के बाद ये हुआ 2001 से 2010 तक रोज़ 6 घंटे होटल में गाना है। अच्छा। कोई सीडी प्लेयर नहीं है,
कोई डीवीडी प्लेयर है ही नहीं, होते ही नहीं थे, आए ही नहीं था, आए नहीं थे उस समय। पेन ड्राइव तो बाद में चला, फोन भी बाद में आया, कोई फोन भी नहीं, कोई इंटरटेन की दुनिया में कुछ नहीं है, लाइव चलेगा जो चलेगा। अब लाइव गाना गाते हैं, लाइव में क्या होता है, जो गा रहे हो सामने वाले को सुनाना है, अब वो अच्छा हो चाहे बुरा। आप मेरे गेस्ट हैं, आपने गाना सुना, अब आप भी अपना रिव्यू दोगे, यार बेटा गाया तो अच्छा था, म्यूजिक जो आप बजा रहे थे वो वैसा आया नहीं, अच्छा नहीं था। तो मैंने सोचा जब काम तो यही करना है, कल फिर आप मेरे गेस्ट हैं, कल फिर आएंगे, मैं क्यों ना तैयारी कर लूँ, क्योंकि यहाँ खाना और गाना ये दो ही तो काम है, फैमिली तो है नहीं जो कहीं जाना है या किसी से मिलना है। तो सर मैंने 10 साल रियाज किया है। अच्छा। वो 10 साल का रियाज आज राज करवा रहा है। 2010 में इंडिया आया, शादी का वक्त आ चुका है। अच्छा। खुद की शादी बहन की कर चुका हूँ 2006 में। हाँ। मैं 2010 में आता हूँ तो मम्मी ने बोला तेरी शादी हो रही है, पर मैंने कहा मैं कुछ ऐड पढ़ा है, यहाँ का लोकल अखबार है और इसमें ये लिखा है कि कोई अच्छा गायक गाने वाला है तो उसको चांस दिया जाएगा आगे तक का, तो तू अच्छा गाता बेटा जा। अच्छा। तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे कई सारे शोज में पहले मैं कीबोर्ड बजा चुका हूँ और कई सारे कंटेस्टेंट को गवा चुका हूँ। वो जब गाते हैं ना तो वो 500 रुपये का फॉर्म भरते हैं, मुझे पूरे दिन में 1000 रुपये मिलते हैं। वो इसलिए मिलते हैं मैंने उनके साथ बजाया है, तो उस 1000 से मेरा घर चलता है। और वो कंटेस्टेंट मूर्ख है, वो फॉर्म तो भरता है, उसका कहीं चांस नहीं है, क्योंकि पार्सलिटी, राजनीति, अपने ही बच्चों को आगे बढ़ाना, ये सब इस लाइन में चलता आया है, बहुत ग्लैमर्स है, बहुत सारा फ्रॉड होता है, इसलिए मुझे नहीं जाना है। तो मम्मी ने कहा यार मेरा भी बेटा एक सपना है कि तू किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे कभी तो गाएगा, तू कब तक कीबोर्ड ही बजाएगा, अच्छा गाता है तो वो भी तो लोगों को पता चलना चाहिए। मैं कहा बात तो आपकी सही है, पर मेरी शादी है ना, अभी मेरे को कहाँ उलझा रहे हो आप। तो उन्होंने बोला नहीं शादी है पर फॉर्म भरो। चलो मानी नहीं, मैंने भी जाके 500 का फॉर्म भरा। इन 10-12 साल में नई जनरेशन के कुछ बच्चे आ गए, वो देख रहे अरे कहाँ से आ गए ये भैया, इनको आता गया, ये भी लाइन में लग गए, वो मेरे को जानते ही नहीं है। पर उन्हें ये नहीं पता है जो अंदर जज बैठे हैं लोकल, वो मुझे जानते हैं। अब जानने का महत्व इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब मेरा नंबर आया तो सारे बच्चे मेरी हंसी उड़ा रहे थे कि अरे यार ये भी आ गए लो, क्योंकि मेरे हाथों में भी क्या मेहंदी वेंदी और उस टाइम पे उबटना हल्दी दस्तूर होते हैं। कोई बात नहीं, अंदर जाके जब मैंने कहा सर मैं अंदर आ जाऊं, तो वहाँ बोस साहब बैठे थे, उदयपुर का जाना माना नाम है, तो सुरभि जी बैठी थी, वो सब मुझे जानते हैं। तो वो तो अब जज की कुर्सी पे हैं, वो तो वही इज्जत जैसे कंटेस्टेंट का बात है वैसे ही वो जज की कुर्सी, वो ये नहीं कह सकते हम आपको जानते हैं। लेकिन जो साजिंदे थे वो अपने कुर्सियों से उठ गए अरे भैया आप ही बजा लो। अच्छा। मैंने बोला नहीं नहीं मैं बजाने नहीं आया, कीबोर्डिस्ट नहीं हूँ, आज आप बजाओ मैं तो गाऊंगा। तो जज ने भी बोला कि अच्छा आप बजाते हैं, क्योंकि वो तो उनकी चेयर पे जिस बैठे हैं उनको अनजान ही बने रहना, नहीं तो उनको जनता को लगेगा पार्सलिटी हो रही है। मैं कहा सर थोड़ा बहुत बजाता हूँ, पर वो मेरी इज्जत बहुत ज़्यादा करते हैं इसलिए मेरे को मान सम्मान दे रहे हैं, तो आप बजा के गाइए। मैंने कहा बजा के गाऊंगा तो फिर कंपटीशन में आपने ये तो रखा ही नहीं कि बजा के भी गाना होता है। अरे हम आपको इजाज़त दे रहे हैं। फिर मैंने वहाँ पे भी वही पहला गाना मैंने वंदे मातरम ही गाया ऑडिशन में। अच्छा। अब आप सोचेंगे यार ऑडिशन था कुछ और गाते, वंदे मातरम क्यों गाया। तो ये मेरा प्लस पॉइंट रहा है कि जब जब वंदे मातरम गाया तो शायद मैंने गाया भी अच्छा होगा, सुनने वाले को अच्छा लगा, लेकिन यार उसकी इज्जत करने के लिए तो सुनना ही पड़ेगा ये मेरी चालाकी समझो यार, जो भी है चतुराई, कि अगर वंदे मातरम गाएंगे तो मुझे इतना पता है कि वो जो 2 मिनट देने वाले थे अब 3 मिनट हो जाएंगे। इतना तक तो सुनेगा बंदा, वो ये नहीं बोलेगा एक लाइन के बाद कि जाओ। तो इंस्ट्रूमेंट के साथ गाया? बिल्कुल बजा के क्योंकि वो साजिंदे उदयपुर के ही थे, पहले कभी कहीं काम किया होगा उन्होंने 10-12 साल पहले, तो वो भी खुश हो गए यार बंटी भी आए चलो बजा रहे गा रहे। तो मेरा सिलेक्शन हुआ और डेट मिली मुझे 9 अक्टूबर 2010। ठीक है, 9 अक्टूबर। तो उन्होंने कहा 3 दिन पहले आपको जयपुर आना पड़ेगा। अच्छा। 7 तारीख को ही आना पड़ेगा। 7-8 की आपकी टेक्निकल रिहर्सल होंगी वहाँ के ग्रुप के साथ, और आप टॉप 10 में आ चुके हो। हाँ। अच्छा। तो मेरा सिलेक्शन हो गया मतलब। तो मैंने कहा ठीक है, पर यार सर एक दिक्कत है, 7 तारीख को मेरी शादी है, 8 तारीख को मेरा रिसेप्शन है, हाँ, मैं नहीं आ पाऊँगा यार।
तो राजस्थान पत्रिका के जो हेड हुआ करते थे, अभी हैं या नहीं पता नहीं, बोहरा सर हैं, हाँ, जयपुर में। उन्होंने कहा बेटा आपके लिए हम एक सहूलियत देते हैं, आप 8 तारीख का जो रिसेप्शन है वो करके अपनी दुल्हन को भी साथ ले आए, तो हम आपका वेट करेंगे। मैंने कहा शायद मम्मी की दुआएं काम आ रही हैं कि तू जा, कहीं ना कहीं कुछ होगा। मेरे को तो लगा था मना ही कर देंगे यार, अभी आएगा नहीं, प्रैक्टिस में भी आएगा नहीं, ठीक है। 8 तारीख को रिसेप्शन हो रहा है और मेरे को टेंशन कल सुबह की, यार जयपुर पहुंचना है, क्या करूं। सारे परिवार वाले इकट्ठे हैं, वो सब कह रहे यार क्या भगदड़ किस चीज़ की हो रही है। तो पापा ने बताया कि इसका ऑडिशन में क्या सिलेक्शन हो गया और इसको जयपुर जाना दुल्हन के साथ ही। शादी के दूसरे दिन जयपुर चला गया। अरे वाह। जयपुर जाता हूँ, वहाँ का जो बैंड मिला, संजय माथुर सर का बैंड मिला, बहुत अच्छा नामी ग्रामी बैंड है जयपुर का। वो मुझे जानते नहीं क्योंकि मैं तो बहुत छोटी सिटी में पला बड़ा हूँ। उन्होंने कहा यार आप लेट आए, अब आपको प्रैक्टिस का वक्त हम नहीं दे पाएंगे। जब थी 2 दिन आप आए नहीं। मैंने कहा जो हुक्म सर आंखों पे। कोई बात नहीं सर, मेरा आप स्केल ले लेंगे तो भी चलेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा कहाँ से आए हो। मैंने कहा उदयपुर से आया, अगर आपको अच्छा लगे तो सर मेरा स्केल नोट कीजिए, गाना मेरा ये वाला है। कि कौन सा है। मैंने कहा हुस्न पहाड़ों का। अच्छा पहाड़ी राग बेस्ड है, बिल्कुल बिल्कुल। डायरेक्ट गाना, आप तो यार अब हम तो थक चुके हैं और अब आप लेट आए हो। मैंने कहा कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं। तो ना तो मेरी कोई प्रैक्टिस हुई ना कुछ। दुल्हन के सामने इज्जत का सवाल है, दुल्हन मेरे साथ है, उन्हें ये नहीं पता मेरे हस्बैंड जो बने हाल ही में वो करते क्या हैं, कितना उनके पोटेंशियल भरा पड़ा है अंदर, क्या दिखाएंगे। अब शाम को पूरा स्टेडियम रविंद्रनाथ टैगोर मंच है जयपुर, बिल्कुल वहीं पे वो शो हुआ, गोल्डन वॉइस ऑफ राजस्थान। कई सारे दिग्गज जयपुर के भी वहाँ घराना है म्यूजिक, राज दरबार के टाइम से वहाँ के दिग्गज लोग, उनकी फैमिलियाँ सब बैठी हैं, हुटिंग वगैरह हो रही हैं, वो जीतेगा वो हारेगा ऐसे बोलते हैं ना, चिल्लाती पब्लिक। मैं मेरी दुल्हन के साथ हाथ पकड़ के डर के मारे बैठा हूँ, हाथ पाँव कंपन हो रहे हैं, जो हर कंटेस्टेंट के साथ होता है कि यार एक शिवरिंग शुरू हो जाती है। बिल्कुल मंच पे अपन पहुंचे हैं। तो मेरी वाइफ का ये रहा है कि उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहती है कि आप घबराओ मत, और यहाँ तक आए हो तो मेरे को इतना तो पता चला है आप में कोई बात है, आप में कुछ तो बात है जो आप यहाँ तक आ गए, और इतना साल तो आपने किया ही नहीं। मम्मी खुद कह रही थी जाना पड़ेगा, जाके दिखाओ, कुछ कर दिखाओ बेटा, जीवन कुछ करने के लिए पैदा हुए तो कुछ करके जाओ, ऐसे ही नहीं मर जाना है। मैंने कहा ठीक है चलो देखा जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स फैक्टर सिंगर शाहनवाज बंटी के साथ हमारी खास बातचीत। उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी को बताना तो अभी शुरू ही किया है, अभी तो आगे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली हैं, जिसमें उनके गाए हुए उन मशहूर गानों को भी सुनेंगे जो उनकी आवाज़ में पसंद किए जाते हैं। तो आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमारे YouTube चैनल, इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक पर जाकर आप इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, जहां पर आप कमेंट करके हमें ये बता सकते हैं कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और हाँ, दूसरे पार्ट के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्दी दूसरा पार्ट भी हम इसका लेकर आने वाले हैं, जिसमें खुलेंगे कई और राज, और वो भी बातें आएंगी सामने। जब एक्स फैक्टर में गए, जब इतने बड़े टीवी शो में गए, तो वहाँ पे क्या हुआ, किस तरह की राजनीति वहाँ चलती है, और कैसे ऐसे बड़े शोज़ के अंदर बच्चों के साथ खिलवाड़ भी होता है। लेकिन आप बने रहें, बहुत सारे राज खुलेंगे, बहुत सारी बातें सामने आएंगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे इस बातचीत के दूसरे पार्ट में बहुत जल्दी। नमस्कार।